Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. Today we are on second part of accounting concepts, conventions and principle. पार्ट वन में हमने ऑलरेडी कुछ 6 कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ लिए थे. अब हम जो बचे हुए हैं वो आज ख़त्म करेंगे एंड फिर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन वाला टॉपिक है अकाउंट्स का जो चैप्टर 1 है इन 11th स्टैंडर्ड वो ख़त्म हो जाएगा. अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट. आज का टॉपिक शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले let me just remind you guys to subscribe to this channel if you haven't already. Also, don't forget to share this video and like this video if you find this video helpful. Let's just start with our first multiple choice question. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको. इस एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको समझना है कि कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बताया जा रहा है. तो पहला वाला है द क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज़ वैल्यूड एट 25,000 एट कॉस्ट प्राइस and 35,000 at its market price. But while recording in the books, the value of 25,000 will be considered being the lowest of all. Which concept does the above example implies? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यानी एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के आखिर में जो बचा हुआ स्टॉक होता है उस स्टॉक की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी जो एक्चुअल में उसको बनाने में या ख़रीद के लाने में जो भी प्राइस उसकी बनी थी वो है 25,000. लेकिन उसी स्टॉक की मार्केट में प्राइस है 35,000 यानी 35,000 यानी ज़्यादा है. लेकिन फिर भी जब अकाउंटेंट इसे रिकॉर्ड करेगा बुक्स में तो वो 35,000 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 25,000, क्योंकि वो चाहता है कि लोवेस्ट अमाउंट ही वो मेंशन करे. ऐसा क्यों? ठीक है, ये मैं आपको पूछ रही हूँ एंड ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करता है. तो ऑप्शंस में दिया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट. हमने ऑलरेडी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. सेकेंड, ड्यूअल कॉन्सेप्ट. थर्ड, कंजर्वेटिज्म. एंड फोर्थ, मैचिंग प्रिंसिपल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म कहता क्या है? वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक का एग्जांपल लिया. क्लोजिंग स्टॉक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो हम उसको रिकॉर्ड करने के दौरान वी हैव टू एंटिसिपेट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस. मतलब हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको ध्यान ही नहीं देना है, उसको हमें इग्नोर करना है और हमें कंसीडर करना है जो पॉसिबल लॉस हो सकते हैं. यानी आने वाले समय में हमें कोई भी लॉस होगा तो हमें उस पर ध्यान देना है, आने वाले समय के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है. मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 25,000 मेरी आ रही है लेकिन मार्केट में 35 है, ठीक है, और आप उसको 35 पे ही मेंशन करते हो, बट जब एक्चुअल में आप उसको सेल करोगे बाद में और आपको अगर इतने पैसे नहीं आए तो वो तो आपका लॉस हो गया ना. इसीलिए मेक श्योर कि आप उसको 25 पे ही रखो. हमें हमेशा इस चीज़ के बारे में सोचना होता है कि भाई आगे जाके अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान से खुद को कैसे बचाऊंगी. मुझे ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है. अरे आने वाला है, आया है क्या? नहीं. और आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस अगर आ गया और तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो इसीलिए हमेशा लॉस के बारे में सोचो, लॉस को कंसिडर करो. ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है. इट एनकरेजेस अ सर्टन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉस. ये कहता है कि देखो सीक्रेट रिजर्व्स बना के रखा करो. रिजर्व यानी कुछ पैसा साइड में रखा करो, कुछ प्रोविजन साइड में रखा करो, जिससे आने वाले समय में अगर लॉस होता है तो उस लॉस से तुम खुद को प्रिवेंट कर सकोगे यानी बचा सकोगे. The income statement may show lower income and balance sheet overstates the liabilities and understates the asset. ये सेंटेंस बोल रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है ये बोल रहा है कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है ना उसमें भले ही इनकम कम दिखे, ठीक है, यानी एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखे वो चलेगा. मतलब झूठ मूठ इनकम नहीं दिखाने की, हाँ हाँ आने वाले टाइम में मुझे बहुत इनकम मिलने वाली है. अरे मिलने वाली है, मिली तो नहीं है ना, बेवजह क्यों पहले लिखो, नहीं मिली तो. लेकिन लॉस से बचने के लिए हमेशा उसके प्रोविजंस बनाए रखो. फिर उसके लिए तुम्हें ज़्यादा तुम्हारी लाइबिलिटीज़ दिखे तो भी चलेगा और एसेट्स कम दिखे तो भी चलेगा. दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ आस्किंग द अकाउंटेंट, मतलब ये पॉलिसी से हम अकाउंटेंट को क्या बोल रहे हैं कि भैया प्ले सेफ, कि बी सेफ. ऐसा ना हो कि जब लॉस हो तब हम तैयार ही नहीं थे उस लॉस को फेस करने के लिए, राइट, वाइल राइटिंग द अकाउंट्स. सो आई होप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, मिस शालिनी अ प्रोप्राइटर परचेज्ड
2 machineries, machine A and machine B from manufacturers for ₹20,000 each. मतलब जो एक ओनर है, बिजनेस वुमन है शालिनी, उन्होंने एक 2 मशीनरी खरीदी. एक मशीन का रेट कितना है 20,000, यानी दोनों का कितना हो गया 40,000. उसने एक मशीन को बेच दिया और उसे कितने में बेचा 22,000 पे. मतलब खरीदा 20,000 पे, बेचा 22,000 पे, यानी प्रॉफिट कितने का अर्न किया 2,000 का. द अदर वन इज़ नॉट सोल्ड आउट बट स्टिल शी कांट anticipate and record a profit of 2,000 on the second unless and until a sale is realized. ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक शालिनी नाम की प्रोप्राइटर है जिसने 2 मशीन्स खरीदे हैं 20,000 ईच. एक मशीन बेचने पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो मशीन बेची है उस पे 2,000 का हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे मशीन को भी अपने बुक में रिकॉर्ड कर दे और कह दे कि हाँ इस दूसरे वाले पे भी मुझे आने वाले समय में प्रॉफिट होने वाला है 2,000 का. ना, जब तक तुम उसे एक्चुअल में बेच नहीं देते तुम उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे. सो टू रिकॉर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन द सेकेंड मशीन, शालिनी को वो सेकेंड वाली मशीन एक्चुअल में बेचनी पड़ेगी, एक्चुअल में उसे रियलाइज़ करनी पड़ेगी. तब तक वो नहीं कर सकती, कांट एंटिसिपेट. तब तक वो ऐसे ही तुक्का नहीं मार सकती कि हाँ इसको भी मिलेंगे ही. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो, क्या ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे कोई भी डेबिट और क्रेडिट की बात हो रही है? नहीं. क्या ये हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात हो रही है? नहीं. हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट एक मशीन पे हुआ है, दूसरे पे अभी तक हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कॉस्ट का तो कोई संबंध ही नहीं है. कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, मैं बात कर रही हूँ किसी चीज़ को लगातार रिपीट करने की, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ बात हो रही है रियलाइजेशन की. अब यहाँ पे ही एक कीवर्ड था रियलाइज, यही से आपको समझना चाहिए. रियलाइजेशन मतलब जो एक्चुअल में आपने उसको रिलीज़ कर दिया है, मतलब एक्चुअल में आपने वो मशीन बेच दी, बेचने के बाद प्रॉफिट आया. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम इज़ रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड, दैट इज़ आइदर इट इज़ रिसीव्ड और अर्न. बोल रहे हैं कि जब इनकम को रिकॉर्ड कब करना है, जब हमने उसको एक्चुअल में रियलाइज़, यानी जब हमने उसको एक्चुअल में अर्न किया हो या फिर रिसीव किया हो. रिसीव मतलब एक्चुअल में पैसा मिला हो या पैसा मिलने वाला हो, लेकिन हमने सेल तो कर दी है. रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड. आपने सेल्स कर दी या आपने आपकी कोई भी सर्विस है वो प्रोवाइड कर दी है, अब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो. लेकिन जब तक सेल ही ना किया हो, जैसे मशीन के केस में सेल ही नहीं किया था, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट. ये कह रहा है अगर आपने उस काम को कर दिया है, यानी आपने सेल कर दिया है, ठीक है, मतलब यू हैव सोल्ड इट, आपने सेल कर दिया है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, भले ही आपको उसके बदले में कैश मिली हो या ना मिली हो. इसका ये मतलब है कि आपने उसको उधार पे भी बेचा होगा, हो सकता है ना कि आपने उसको क्रेडिट पे बेचा होगा, उधार पे यानी क्रेडिट पे, तो भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. बस सेल होना चाहिए या परचेज होना चाहिए, तभी रिकॉर्डिंग होगी. तो ये था रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट. आई होप समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. राहुल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹4,500 टू शेखर ऑन क्रेडिट. बोल रहा है कि राहुल ने गुड्स बेचे हैं कितने के 4,500 के शेखर को ऑन क्रेडिट यानी उधारी पे, मतलब कैश में पैसा अभी आया नहीं है. एंड ही रिकॉर्डेड द सेम, उसने वही चीज़ को रिकॉर्ड किया है इन द बुक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही डिड नॉट रिसीव कैश येट. उसने बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन आप क्रेडिट पे किया था, तो आप सोचो कि यार क्रेडिट पे किया था तो क्यों रिकॉर्ड किया, पैसे तो अभी तक आए नहीं है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि कैश आए या ना आए, रिकॉर्डिंग होगी अगर सेल या परचेज हुआ है तो. ठीक है, अगर राहुल ने सेल किया है या शेखर ने परचेज किया है, दोनों अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, भले ही कैश आया हो या कैश ना दिया हो, एंट्री तो होकर रहेगी. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में बात करता है, इसे बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट. लेट्स अंडरस्टैंड कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता क्या है. ये जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, राहुल ने शेखर को ऑन क्रेडिट बेचा, तो ये एग्जांपल था सेल्स ऑन क्रेडिट. कभी कभी परचेज ऑन क्रेडिट भी होता है, यानी परचेज किया है, जैसे शेखर ने परचेज किया है, लेकिन क्या शेखर ने पैसे दिए हैं? नहीं, उसने उधारी पे गुड्स खरीदे हैं, राइट. तो वो वाला एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ऑन परचेज.
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भले ही पैसों की लेन देन हो या ना हो, अगर हमने सेल या परचेस किया है तो बात ख़त्म। एक एग्जांपल देती हूँ, आप दुकान में गए, आपने एक पेन खरीद लिया, वो चाचा आपके पहचान के, आपने उनसे कहा कि चाचा मैं आपको पैसे ना 5 दिन के बाद देता हूँ, और आपने वो 10 रुपये का पेन लेके वापस आ गए। आपने पेन तो ले लिया ना, आपने परचेज़ कर लिया, तो वहाँ पे आप घर पे आके एंट्री कर दोगे कि मैंने परचेज़ किया है, भले ही आपने अभी तक वो चाचा को पैसे दिए नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं चाचा के हिसाब से बात करूँ तो उन्होंने आपको सेल तो कर दिया है, तो बात ख़त्म, वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। अभी तक कैश आई नहीं है, कैश बाद में आने वाली है, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी हो जाएगी। तो यही होता है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब होता है अराइज होना, कि यहाँ पे जो पैसा है वो अराइज हुआ है, भले भले ही अब भी नहीं मिला है लेकिन बाद में मिलेगा, कोई बात नहीं। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज, दैट इज अर्न, एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अक्रू, बिकम पेएबल. All expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact that revenue are received in cash or not, expenses are paid in cash or not. मतलब रेवेन्यू कैश में मिली हो या ना मिली हो, अगर उस चीज़ को किया गया है यानी सेल किया गया है तो लिखा जाएगा, और अगर परचेज किया है तो भले ही तुमने पैसे ना भरे हो लेकिन एज अ एक्सपेंस तुम्हें उसे मेंशन रिकॉर्ड करना ही होता है। ये होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। Fourth multiple choice question. The accounting reports should disclose full and fair information to the related parties. सेंटेंस बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग का रिपोर्ट होता है, ठीक है, वो रिपोर्ट में सब कुछ फुल्ली बता देना चाहिए। फुल्ली डिस्क्लोज मतलब बता देना चाहिए। डिस्क्लोज यानी ओपन एवरीथिंग टू द रीडर, मतलब रीडर को सब कुछ खोल के बताओ कि तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है। एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, जो भी रिलेटेड पार्टीज है उन्हें पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड वेरी ऑनेस्टली टू ऑल यूजर्स। आपके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब आपको बहुत ही ऑनेस्टली आपके यूज़र्स को, कंपनी के जो भी यूज़र्स होंगे, जो भी रिलेटेड पार्टीज़ होंगे, उन्हें बताना होगा। तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला एग्जाम्पल कौन से कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करता है, तो ये इम्प्लाई करता है डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को। डिस्क्लोजर यानी कि आपके यूज़र्स को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे लेट्स अंडरस्टैंड, द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल यानी इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी बात है वो नहीं बताई तो भी चल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज करना, ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। The accounting report should disclose full and fair information to related parties. The financial position, performance should be disclosed very honestly to the users. The financial position means the balance sheet of the business, and financial performance means business results in terms of profit or losses and income and expenses in profit and loss account. Financial position का मतलब है कि बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट की पोजीशन मतलब जो बिजनेस है उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ये सही सही तरीके से उस यूज़र को, आपके बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज़ को बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कितने अच्छे कंपनी है। अगर आप बुरे कंपनी हो और आपने झूठी झूठी बातें लिखी हैं तो ये गलत होता है। All the information disclosed should be relevant, reliable, comparable and understood by all the concerned authorities. जितनी भी related authorities है जो जिन्हें फ़र्क पड़ने वाला है आपके कंपनी के रिपोर्ट से, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप ओपन करोगे, डिस्क्लोज करोगे, वो रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट का मतलब है कि वो आप उनके ज़रूरत से मिलनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर वो रिलाय कर सके, यानी भरोसेमंद होनी चाहिए। हम उसे कंपेयर कर सकने चाहिए कि भाई किसी और कंपनी के साथ, कि हाँ ये कंपनी से ये कंपनी ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें कंपेयर करना आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो ये है डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट। Only those items should be recorded and disclosed in financial statements which have value weightage on the determination of financial condition. ये एक एग्जाम्पल जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत करोड़ों का उसका प्रॉफिट है, और अगर वो भूल जाती है कि उसने 100 रुपीज़ का कैलकुलेटर ख़रीदा था, ठीक है, तो उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो क्या ये मायने रखेगा एक करोड़ों कमाने वाली कंपनी के लिए? नहीं। तो क्या ये 100 रुपीज़ वाला कैलकुलेटर अगर मिस हो जाए तो चलेगा?
ऑफ कोर्स चलेगा, ये इतना मटेरियल नहीं है। मटेरियल यानी मतलब अगर आपने गुड्स को परचेज करके लेके आए और आपने उसे लिखा ही नहीं है बुक्स में, ठीक है, और आप वो 50,000 के गुड्स लेके आए, 50,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, और आपने उसको मेंशन नहीं किया ये मटेरियल है, तो वो चीज़ें वो रिकॉर्ड्स हमें करनी चाहिए जो वैल्यू रखते हैं, जो वेटेज रखते हैं। अगर छोटी मोटी पेटी चीज़ें हम इग्नोर भी कर दे तो डजेंट मैटर। अगर 100 रुपये का कैलकुलेटर मिस भी हो जाए तो भी चलता है, लेकिन 50,000 का सेल या परचेज हुआ था वो मेंशन ना करो तो फिर वो गड़बड़ होती है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। Materiality. According to this convention, financial statements should disclose all material items which might influence the decision of user of financial statement. जितने भी मटेरियल यानी इम्पॉर्टेंट आइटम्स है वो सब के सब बताने ज़रूरी होते हैं। Hence, any item which is not significant and is not relevant to the user need not be disclosed in the financial statement. कोई भी ऐसी चीज़ जो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, रेलेवेंट है ही नहीं, अगर वो नहीं भी मेंशन करो तो भी चलता है। दिस प्रिंसिपल इज़ बेसिकली एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी हमने डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ा था, तो ये उसका एक्सेप्शन है। डिस्क्लोजर में ये बोला जाता है कि हर चीज़ को मेंशन करो, हर चीज़ को डिस्क्लोज करो, और मटेरियलिटी में क्या बोला जाता है, सिर्फ वही चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हें लिखो। तो ये एक्सेप्शन बन जाता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के लिए। द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। 100 रुपये का कैलकुलेटर एक करोड़ों पैसे कमाने वाली कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कंपनी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Materiality depends on amount involved in the transaction, size of the business, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन मेकिंग डिसीजंस एक्सेट्रा। जैसे मैंने कहा, जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो सामने वाले के लिए ना हो। कैलकुलेटर वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन मे बी इमटेरियल टू अनदर पर्सन। किसी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो किसी और के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, पेटी हो सकता है। द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर टुडे। If the revenue is recognized on all goods sold during a period, cost of those goods sold should also be charged to that period. कह रहा है सेंटेंस कि अगर हमने किसी रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया, रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड किया है, ठीक है, अगर मैंने किसी गुड्स को सेल किया है और उस पर मुझे कुछ रेवेन्यू अर्न हुआ है, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो उसी गुड्स को जिससे मैंने सेल किया है उससे रिलेटेड, उसी गुड्स से रिलेटेड कॉस्ट भी होंगे, वो कॉस्ट भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में आने चाहिए। मतलब उस गुड्स से रिलेटेड रेवेन्यू अगर मैं लिख रही हूँ तो मुझे कॉस्ट भी मेंशन करना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैचिंग प्रिंसिपल। रेवेन्यू ऑफ दैट सेम अकाउंटिंग पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड। वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में दोनों आने चाहिए। According to this concept, revenues during an accounting period are matched with expenses incurred during that period. उसी पीरियड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। This concept is based on accrual concept and periodicity concept. मतलब ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये accrual concept और periodicity concept पे बेस करता है। Periodicity क्या बोलता है? Fixes the time frame फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस। यानी जिस पीरियड में हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका हमें फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमाइन करना होता है। ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर। देखो उस समय में, उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हमें सब के सब को इंक्लूड नहीं करना है, हमें सिर्फ वो इंक्लूड करने जो एक्चुअली उस पीरियड से रिलेट करते हैं। बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। On the basis of this concept, adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसके आधार पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग यानी जो पैसा अभी भी भरना बाकी है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, या जो ऑलरेडी भर दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड अक्रूड अनअर्न्ड रेवेन्यूज। इन सब को हम एडजस्ट करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से। एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैचिंग प्रिंसिपल का। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करना होता है उसी अकाउंटिंग पीरियड का। अगर
आप रेवेन्यू को मेंशन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो जाहिर सी बात है उसी गुड्स को लेके कॉस्ट भी होंगे, उस कॉस्ट को भी उसी ईयर में हमें मेंशन करना होगा. ऑल्सो ड्यू प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड. और बाकी के जो भी प्रोविजंस होंगे हमें उस साल के उस ईयर से रिलेटेड, फिर चाहे वो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन हो या बैड डेट्स वाला प्रोविज़न हो, ये सारे अगर उस पीरियड से रिलेट करते तो उस पीरियड में मेंशन होने ज़रूरी है. ये है मैचिंग प्रिंसिपल की मैच होने चाहिए, कॉस्ट रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए, उस साल का डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे उसी साल में आना चाहिए. अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो उस साल का नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, भले ही ठीक है, अगर हो सकता है किसी ने हमें पिछले महीने का पैसा देना बाकी था, ठीक है, और आज इस महीने में सपोज़ मई में पैसा देना था, लेकिन उन्होंने हमें कब दिया है, उन्होंने हमें जून में दिया है, तो हम उसे जून में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी मई में उसको कर दिए थे. तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट. अब इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन से अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं. सो अजम्पशंस की अगर बात करें तो अजम्पशन में आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे लर्न कर लेना. अगर हम बात करें अकाउंटिंग अजम्पशंस की तो उसमें आता है मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड. कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, फुल डिस्क्लोजर, मैचिंग प्रिंसिपल. कन्वेंशंस की बात करें तो मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड कॉस्ट बेनिफिट. सो ये है एक पूरा मैप जो अजम्पशंस के बारे में बताता है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है और कन्वेंशंस के बारे में बताता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है. ठीक है, सो दिस इज़ इट. आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर जो 11th का होता है जिसमें कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स होते हैं वो आज समझ में आ गए होंगे. इसका पार्ट 1 भी देखना अगर नहीं देखा हो तो. एंड if you have understood and if this video was helpful, make sure you hit the like button. Don't forget to share this video and please subscribe to this channel. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.